हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। अभी तक हमने दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सीडीपी के कंप्लीट कर लिए हैं, सीटेट के क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ का। आज हम थर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट। विकास के विषय में सही विकल्प चुनिए। पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल एंड यूनिडायरेक्शनल। सेकेंड है डेवलपमेंट इज मोडिफिएबल। थर्ड है डेवलपमेंट इज टोटली जेनेटिकली प्री प्रोग्राम्ड। फोर्थ वन इज इंडिविजुअल्स अचीव अ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एट द सेम एज एंड पेस। तो पहला ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है वो यूनिडायमेंशनल नहीं मल्टी डायमेंशनल होता है, और यूनिडायरेक्शनल नहीं मल्टी डायरेक्शनल होता है। सेकेंड ऑप्शन है कि जो विकास है वो मोडिफिएबल मतलब परिवर्तनीय होता है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड है डेवलपमेंट इज टोटली जेनेटिकली प्रोग्राम्ड। तो टोटली जेनेटिकली प्रोग्राम नहीं होता है, बल्कि जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट प्रोडक्ट होता है किसका किसका, एनवायरनमेंट का और हेरिडिटी का। ये वुडवर्थ ने डेफिनेशन दी थी डेवलपमेंट की कि विकास जो है वो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो उस हिसाब से देखें तो ये टोटली जेनेटिकली लिखा है, तो टोटली जेनेटिकली नहीं, अगर केवल यहाँ पे जेनेटिकली प्री प्रोग्राम्ड होता तो फिर ये हमारा राइट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि पूरी तरीके से विकास जेनेटिकली प्री प्रोग्राम्ड होता है, तो ये रॉन्ग है। फोर्थ है इंडिविजुअल्स अचीव डेवलपमेंट एट सेम एज एंड सेम पेस। जो विकास है वो सारे ही बच्चों का सेम एज और सेम पेस से होता है, तो ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि सेम नहीं, हर बच्चे इंडिविजुअल, हर बच्चे की अपनी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, इस वजह से हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से विकास करता है। विकास एक देशीय और आयामी होता है, ये गलत है। जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा विकास परिवर्तनीय होता है। विकास कैसे चलता है, मतलब विकास की दिशा कैसे बढ़ती है। पहला होता है जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर, और दूसरा होता है जो विकास है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ता है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स मतलब सरल से जटिल जटिल की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट proposes that children gain muscular control of arms relatively earlier than that of fingers। मतलब निम्न में से विकास का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो ये प्रस्तावित करता है कि बच्चे अपनी भुजाओं पर उंगलियों से पहले मांसपेशीय नियंत्रण कर पाते हैं। तो ये डेवलपमेंट प्रिंसिपल में ही आता है, जिसमें कि दो प्रिंसिपल्स आते हैं। एक है प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल जिसको अधोगामी सिद्धांत कहते हैं, दूसरा है सिफेलोकॉडल प्रिंसिपल जिसको शीर्षगामी सिद्धांत कहते हैं। ये दोनों प्रिंसिपल इस तरीके से बढ़ते हैं। जो ये वाला है सर से पैर की तरफ, वो सिफेलोकॉडल प्रिंसिपल है, और जो ये है मतलब सेंटर से बाहर की तरफ जो डेवलपमेंट होता है शरीर का, वो होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। मतलब कि पहले उनके आर्म्स की जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रेंथन होती हैं, और उसके बाद किस चीज को बोला गया है यहाँ पे, फिंगर्स के बारे में। तो पहले सेंटर पे जो आर्म्स है वो स्ट्रांग होंगी, उसके बाद फिंगर्स स्ट्रांग होंगी। तो ये किस तरीके का डेवलपमेंट हो गया, ये हो गया अधोगामी डेवलपमेंट, मतलब कि प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल हो गया डेवलपमेंट का। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिजिकल ट्रेड्स ऑफ कलर ऑफ आईज एंड हेयर आर डोमिनेंटली, मतलब कि जो शारीरिक लक्षण होते हैं जैसे कि आंख का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग, ये सारे जो शारीरिक लक्षण हैं वो इनमें से कैसे होते हैं। डोमिनेंटली डिटरमाइंड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। क्या ये सारी चीजें इन्वायरमेंट से मिलती हैं बच्चों को? नहीं, इन्वायरमेंट से नहीं मिलती है। इनहेरिटेड, हाँ, जो हमारे आंख का रंग है या जो हाइट है या जो बालों का रंग है, ये सारी चीजें वंशानुगत होते हैं, वंशगत होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, इनहेरिटेड। ऑप्शन नंबर 2 वंशगत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था मानी जाती है या प्राथमिक संस्था होती है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में फैमिली आती है, और सेकेंडरी में स्कूल आता है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर स्कूल होता है जहां से बच्चे सीखते हैं। सबसे पहले बच्चों का जो विकास होता है या बच्चे समाजीकरण सीखते हैं वो अपने परिवार से ही सीखते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, चाइल्ड मेड अ मेंटल नोट दैट ऑल क्रिएचर्स दैट हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई आर कॉल्ड बर्ड्स। एक बच्चे ने ये मानसिक विचार बना लिया कि सभी जीव जिनके पंख होते हैं और वो उड़ सकते हैं वो पक्षी कहलाते हैं। इसके बाद शी सॉ अ बैट इन अ पिक्चर बुक एंड आइडेंटिफाइज इट एज अ बर्ड इंस्टेड ऑफ मैमल। बैट क्या है? एक तरीके का मैमल होता है, लेकिन बच्चे ने क्या किया, क्योंकि उसने पढ़ा था कि जिसके भी विंग्स होते हैं और जो भी उड़ सकता है वो बर्ड में आता है, तो इस वजह से बच्चे ने पिक्चर बुक में बैट को देखने के बाद क्या आइडेंटिफाई किया कि वो एक पक्षी है, ना कि मैमल। तो द प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन डिस्क्राइब्ड एज, तो इनमें से कौन सा ऐसा है, इस प्रोसेस ऑफ नॉलेज को क्या कहेंगे? इस तरीके से जो बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है उसको क्या कहेंगे? एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, सीरिएशन या फिर कंजर्वेशन, समावेशन की समायोजन या फिर क्रमबद्धता या संरक्षण। इसको चेंज कर लीजिएगा, एसिमिलेशन होता है समावेशन, समावेशन, और एकोमोडेशन होता है समायोजन। जब अपनी प्रीवियस नॉलेज को बच्चे एज इट इज उठा करके अपनी स्कीमा में स्टोर करते हैं तब उसको एसिमिलेशन कहते हैं। मतलब कि उसने पढ़ा था कि जिसके विंग्स होते हैं और जो फ्लाई कर सकते हैं क्रिएचर्स, वो बर्ड्स की कैटेगरी में आता है। तो बर्ड को उसने क्या किया, मतलब कि जो बैट को उसने क्या किया, बर्ड ही समझा। तो ये क्या किया, जैसी उसकी प्रीवियस नॉलेज थी उसके एज इट इज उठा करके उसने बैट को बर्ड की कैटेगरी में रख दिया, तो ये एसिमिलेशन में आएगा। अगर बच्चा ये करता है कि अपनी प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज से जोड़ने के बाद अपनी एक नई कंस्ट्रक्ट कर लेता है, नॉलेज को नई नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर लेता है, तो वो एकोमोडेशन होता है, समायोजन होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 दैट इज एसिमिलेशन, और हिंदी में इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज समावेशन। जो नॉलेज है वो एज इट इज स्टोर कर ली जाती है तो वो एसिमिलेशन होता है या फिर समावेशन होता है। जो नॉलेज अभी मिली है और जो प्रीवियस नॉलेज है दोनों को मिला करके अगर नया स्कीमा क्रिएट कर लिया जाता है तो वो होता है एकोमोडेशन या फिर समायोजन। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अ चाइल्ड कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम विद कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स ओनली। बच्चे को अगर कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है या फिर कोई भी समस्या होती है, उस समस्या का समाधान वो बस केवल मूर्त चीजों से ही कर सकता है। हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग कैरेक्टरिस्टिक्स कम अंडर दैट स्टेज ऑफ। एक बच्चा क्या करता है, सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है, तो उसकी जो समस्या समाधान की ये विशेषता है तो वो किस स्तर के अंतर्गत आती है? ये सारे स्तर, ये सारी स्टेजेस किसके में आते हैं? ये पियाजे की थ्योरी में आते हैं, पियाजे की थ्योरी में आते हैं, जिनमें सबसे पहला जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज होती है जो 0 to 2 ईयर्स है। फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 ईयर्स तक होती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 होती है, और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज ये 11 से 13 या 14 होती है। फोर्थ, तो इसमें कहा गया कि बच्चे की जो समस्या समाधान की विशेषता है वो कौन से स्टेज में आएगी? जब वो मूर्त चीजों से ही समस्या का समाधान कर पाता है, तो ये आती है थर्ड स्टेज में, दैट इज इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत ये इसकी विशेषता आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हु प्रपोज्ड द टर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी? लॉरेंस कोहलबर्ग ने, या फिर लेव वाइगॉत्स्की ने, या फिर जेरोम ब्रूनर ने, या फिर जीन पियाजे ने। तो इसको शॉर्ट में ZPD भी बोला जाता है। तो इस टर्म को लेव वाइगॉत्स्की ने बताया था। लेव वाइगॉत्स्की के सिद्धांत की जो सबसे मुख्य विशेषता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो है यही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है? ये बच्चा यहाँ पे है, जो चीजें कर सकता है बच्चा वो इस क्षेत्र में आएगी। किसी की मदद से, किसी में उसके जो पेयर हैं, पेयर्स की हेल्प से या फिर टीचर्स की हेल्प से जो वो कर सकता है वो इस स्टेज पे आएगा। और जो इसके बीच में आता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को ZPD कहा जाता है। मतलब कि संभावित
समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या फिर इसको किसी किसी जगह पे संभावित विकास का क्षेत्र भी कहा जाता है। संभावित विकास का क्षेत्र। तो बच्चे की अपनी कुछ कैपेबिलिटीज होती हैं और उसके अंदर कुछ छुपी हुई कैपेबिलिटीज होती हैं जो टीचर पहचानता है, और टीचर की हेल्प से वो उस संभावित क्षेत्र तक, मतलब कि जो उसकी संभावित डेवलपमेंट है वो होती है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी डिफरेंस को ZPD कहा जाता है, मतलब कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लेव वाइगोत्स्की हैं जिन्होंने ZPD का कॉन्सेप्ट दिया था, और ये इनकी थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे के संभावित क्षेत्र का, मतलब कि बच्चे की अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं उसको, और जो कैपेबिलिटीज वो अपनी डेवलप कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको बताता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्पेसिफाइज द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की? इन दोनों ही साइकोलॉजिस्ट के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, मतलब कि इन्होंने जो अपनी थियोरी, जो अलग अलग अपने सिद्धांत दिए हैं, इन्होंने कुछ सेम वर्ड्स हैं जिन पर बात की हुई है, पर इन दोनों के बीच में काफी सारे डिफरेंसेस हैं। तो उन्हीं डिफरेंसेस को क्या करना है, मेजर डिफरेंसेस जो हैं उनको करेक्टली स्पेसिफाई करना है, जो उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर दिया है। पहला है, while Piaget emphasized child's independent efforts to make sense of their world। मतलब पियाजे क्या कहते हैं कि पियाजे जो भी संसार का अनुभव करते हैं वो अपने इंडिपेंडेंट एफर्ट से करते हैं, मतलब कि उनके स्वतंत्र अपने जो अनुभव होते हैं उसके आधार पर जो भी संसार का अनुभव है वो करते हैं। और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि जो बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो सोशली मीडिएटेड प्रोसेस है, मतलब कि जो बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा उसमें जो सोसाइटी है, समाज है, वो मीडिएटर का काम करेगा। बिना समाज की मदद के बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो ये ही हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट ऑप्शन होगा। पियाजे कहते हैं कि बच्चे अपने खुद के इंडिपेंडेंट एफर्ट से, मतलब कि अपने स्वतंत्र प्रयास से समाज को अनुभव करते हैं, संसार का अनुभव करते हैं, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब उसमें समाज की मीडिएशन होगी, मतलब जब समाज उसके बीच में आएगा, समाज उसकी मदद करेगा। दूसरा ऑप्शन है, while Piaget viewed children as active independent beings, Vygotsky viewed children as being controlled primarily by their environment। ये अपोजिट है, पियाजे कहते हैं by their environment और वाइगोत्स्की कहते हैं active independent। While Piaget emphasized the importance of language in the cognitive development of children, Vygotsky emphasized the biological side of cognitive development। पियाजे ने बायोलॉजिकल साइड पर बात की थी, ना कि वाइगोत्स्की ने, और वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, ना कि पियाजे ने। ऑप्शन नंबर 4 है, while according to Piaget, children speak to themselves for self guidance। पियाजे कहते हैं जो बच्चे अपने आप से बात करते हैं सेल्फ गाइडेंस से, मतलब कि जो भी बच्चे अपने आप से बात कर रहे हैं वो खुद की गाइडेंस के लिए करते हैं। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों की जो खुद से बात करने की एबिलिटी है वो ईगोसेंट्रिज्म को दर्शाता है। उल्टा है, पियाजे ईगोसेंट्रिज्म की बात करते हैं और वाइगोत्स्की सेल्फ गाइडेंस की बात करते हैं, और वाइगोत्स्की ने इसी को प्राइवेट स्पीच भी कहा है, प्राइवेट स्पीच भी कहा है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि पियाजे बच्चों की स्वतंत्र प्रयास द्वारा जगत को अनुभव करने पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। ऐसे ही पियाजे बच्चों की सक्रिय स्वतंत्र जीवन के रूप में देखते हैं, जबकि वाइगोत्स्की उन्हें, जो दोनों का है, बाकी जितने भी रॉन्ग ऑप्शंस हैं इसमें उल्टा कर देना है। जो पियाजे के बारे में बोला गया है वो वाइगोत्स्की ने कहा है, और जो वाइगोत्स्की के बारे में बोला गया है वो पियाजे ने कहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 है, फातिमा रीजंस। फातिमा तर्क करती है कि यू शुड बी ऑनेस्ट बिकॉज देन योर पेरेंट्स वुड बी प्राउड ऑफ यू। अगर हम ईमानदार हैं, या फिर हमें ईमानदार इसलिए होना चाहिए क्योंकि इससे हमारे जो माता पिता हैं वो हम पर गर्व करेंगे। तो लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी में ये उनकी किस स्टेज में आता है? मोरल रीजनिंग की बात किसने की थी? लॉरेंस कोलबर्ग ने की थी। तो इनकी
कोलबर्ग की थ्योरी में 3 स्टेजेस आती हैं। 3 स्टेजेस में जो पहली है वो होती है प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज। जो सेकंड है वो होती है कन्वेंशनल स्टेज। जो थर्ड है वो होती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। हर एक स्टेज में 2-2 लेवल्स होती हैं, मतलब कि कोहलबर्ग की थ्योरी में टोटल 3 स्टेजेस हैं और टोटल 6 लेवल्स हैं। पूछा गया है कि जो फातिमा ने ये तर्क दिया है कि बच्चों को या फिर हमें ईमानदार इसलिए होना चाहिए क्योंकि इससे हमारे माता पिता हम पर गर्व करेंगे। तो कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग मोरल रीजनिंग की कौन सी स्टेज में ये चीज आती है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ये थर्ड स्टेज में है। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ये सेकेंड स्टेज में है। गुड बॉय एंड गुड गर्ल, ये दोनों ही सेकेंड स्टेज में आता है। पनिशमेंट ओबीडियंट ओरिएंटेशन, ये फर्स्ट में आता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, मतलब कि ये सेकेंड स्टेज और थर्ड लेवल, ये किस में आएगा? सेकेंड स्टेज और थर्ड लेवल में। मतलब कि फातिमा ये तर्क इसलिए दे रही है क्योंकि उसको, मतलब कि समाज में उसकी जो भी मोरालिटी की तर्क देने का उसका जो भी तरीका है वो सिर्फ इस बेसिस पे है कि जो दूसरे लोग हैं या उसके माता पिता हैं वो उसको अच्छा लड़का या अच्छा लड़की समझेंगे। तो उसका ओरिएंटेशन मतलब अभिनवीकरण किस तरफ है? अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की तरफ। इस वजह से फातिमा ने ये तर्क दिया। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट इन क्लास? कक्षा में सकारात्मक अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि हेल्प करेगा? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ पार्टिसिपेशन टू ऑल स्टूडेंट्स, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देने पर जो इन्वायरमेंट है क्लास का वो कैसा हो जाएगा? कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है मेकिंग एबिलिटी बेस्ड रिजिड ग्रुप्स, रिजिड की बात मतलब रिजिड वर्ड ही नेगेटिव होता है, इस वजह से ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। फोकसिंग ओनली ऑन अ हाई अचीवर्स, ओनली हाई अचीवर्स की बात है तो ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। एंकरेजिंग स्टूडेंट्स टू गेट हाई मार्क्स की बात भी जिस क्वेश्चन में हो वो भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये सारे नेगेटिव वर्ड्स में आते हैं। तो राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि कक्षा में सकारात्मक अधिगम माहौल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सारे बच्चों को सहभागिता के बराबर अवसर देने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। थैंक यू।